हेलो एवरीवन, मैं विजय कुमार भगत, साइंस एकेडमी चलाने वाले और विद नीरज सर नियर राजेंद्र बाल उद्यान इन पूर्णिया। मैंने पिछले लेक्चर्स में सेंटर ऑफ मास में 4 पार्ट्स डाला हुआ है, 4 पार्ट्स इन द नेम सेंटर ऑफ मास पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। आज मैं डालने जा रहा हूं तुम लोगों के लिए एक न्यू पार्ट सेंटर ऑफ मास पार्ट 5। अप टू सेंटर ऑफ मास पार्ट 4 हम लोगों ने कर लिया था। लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास डिफरेंट टाइप से कैसे कैसे निकालेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चंस भी उसमें किया था, बहुत अच्छे से कंसेप्ट्स भी किया था। उम्मीद करता हूं कि तुम लोग उनको देख करके काफ़ी इंजॉय भी किए होगे और काफ़ी सीखे भी होगे। अब नेक्स्ट वाला जो है फ्रेंड्स, इनमें हम डालने जा रहे हैं चेंज इन पोजिशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो टुडे टॉपिक इज change in position of center of mass। सेंटर ऑफ मास का चेंज इन पोजीशन। दरअसल में थोड़ा सा एक जस्ट रिवीजन ले रहे हैं कि सेंटर ऑफ मास होता क्या है। सेंटर ऑफ मास होता है बहुत सारे जो बॉडीज का एक कलेक्शन होता है। जैसे सपोज हियर वी टेक ए पॉइंट मास m1, यहाँ एक पॉइंट मास m2 ले लिया, यहाँ एक पॉइंट मास m3 ले लिया, और इन सारे मास का सेंटर ऑफ मास सपोज यहाँ है। इनको सेंटर ऑफ मास क्या होता है, सेंटर ऑफ मास कैसे लोकेट करते हैं, इनको पिछले लेक्चर में हमने बखूबी से और बहुत डिटेल में और बहुत इजी लैंग्वेज में बताया है। आप इनको अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो फिर इनको पीछे के लेक्चर से कंटिन्यू करें तो बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगी। तो मान लीजिए कि ये सिस्टम का सेंटर ऑफ मास सपोज दैट यहाँ है। सेंटर ऑफ मास वेयर होल ऑफ द मास ऑफ द सिस्टम कैन बी एज्यूम्ड टू बी कंसंट्रेटेड फॉर सर्टेन पर्पस, और यूजुअली पर्पस होता है ट्रांसलेशनल मोशन के लिए। तो इनमें चेंज इन पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जैसे हम लोगों को करना है तो उनमें कैसे करेंगे, हम लोग करेंगे क्या, किसी भी सिस्टम का सेंटर ऑफ मास, अब इनमें चेंज इन पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास में उनको लोकेट करने की ज़रूरत नहीं है कि सेंटर ऑफ मास किसी भी सिस्टम का कहाँ है। ये एज्यूम कर लेंगे कि मान लीजिए कि कहीं है। सपोज एक एग्जांपल लेके मैं दिखा रहा हूँ कि ये एक बैलून है, बैलून है। बैलून से एक बॉडी है मास का ऐसे लटक रहा है, और ये बैलून और ये मास के साथ ये बैलून और मास हवा में किसी सर्टेन हाइट पे, ग्राउंड से सर्टेन हाइट पे जाके ये स्थिर है। इनका मतलब इनमें सिस्टम में 3 चीज़ है, एक तो बैलून है, एक स्ट्रिंग है, एक एम मास है। लेकिन एम ब्लॉक का मास तो है, स्ट्रिंग इनमें यूजुअली हम लोग मासलेस लेते हैं, और बैलून का भी कुछ मास है। और इन दोनों के मास के कारण इन पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी किधर लग रहा है, नीचे लग रहा है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी फोर्स नीचे लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लग रहा है। ग्रेविटेशनल फोर्स किधर लग रहा है, नीचे लग रहा है। और फोर्स ऑफ बायंसी जो ये बैलून ने अपने वॉल्यूम के हिसाब से, वॉल्यूम के बराबर जो एयर को यहाँ से रिप्लेस किया, उस रिप्लेसमेंट के अगेंस्ट इनमें बायंसी फोर्स ऊपर लगा, फोर्स ऑफ बायंसी बोलते हैं इनको। और ये बायंसी फोर्स अप डायरेक्शन ऑन दिस सिस्टम इज कंसिस्टेड बैलून, स्ट्रिंग, मास, इन तीनों से मिलके बना है। इन पे ये बायंसी फोर्स ऊपर लग रहा है और ग्रेविटेशनल फोर्स किधर लग रहा है, नीचे लग रहा है। और इन दोनों फोर्स बैलेंस होने के कारण ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम ऊपर कहीं जाके रुका हुआ है। मान लेते हैं इनका सेंटर ऑफ मास है कहीं न कहीं तो होगा,
क्योंकि इनमें दो मास वाले कंपोनेंट्स को हम लोगों ने लिया है, एक लिया है एम मास, एक लिया है बैलून का मास, दो कंपोनेंट्स है। तो दो कंपोनेंट्स के मास का सेंटर ऑफ मास ही इन दोनों को ज्वाइन करने वाला लाइन पे कहीं ना कहीं होगा। मान लेते हैं सपोज दैट सेंटर ऑफ मास यहाँ है COM, सेंटर ऑफ मास इन दोनों बॉडी का। अब ये सेंटर ऑफ मास पे एक्सटर्नल फोर्स क्या क्या लग रहा है, जैसे ये फोर्स ऑफ बायंसी है, बायंसी को यहाँ शिफ्ट कर देंगे और ग्रेविटेशनल फोर्स को यहाँ लगा देंगे, शिफ्ट कर देंगे, तो दोनों इक्वल एंड अपोजिट होने के कारण कैंसल होके जीरो यहाँ फोर्स दिया। अब सेंटर ऑफ मास पे तो फोर्स जीरो लग रहा है, देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सेंटर ऑफ मास। अब इनका पोजीशन क्या चेंज, ये सेंटर ऑफ मास का पोजीशन चेंज अपने आप होगा? तो आंसर है अपने आप तो चेंज नहीं होगा। कोई भी न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ कहता है, न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ कहता है कोई भी बॉडी अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में तब तक बना रहेगा जब तक कि बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स उन पे एक्ट नहीं करे। उसी तरह से सेंटर ऑफ मास को भी एक बॉडी के तरह ट्रीट करते हुए ये समझेंगे कि अगर सेंटर ऑफ मास पे बाहर से लगने वाला रिजल्टेंट फोर्स जीरो है तो जीरो रिजल्टेंट फोर्स के अंडर एक्शन सेंटर ऑफ मास विल रिमेन इन इट्स प्रीवियस स्टेट। प्रीवियस स्टेट इनका क्या है, ये रेस्ट में है तो ये रेस्ट में ही बना रहेगा, ये अपने आप मोशन नहीं करेगा। अगर मोशन करता है तो बाहर से एक्सटर्नल फोर्स इन पे एक्ट करेगा तभी ये मोशन करेगा। अदरवाइज ये अगर रुका हुआ नहीं है, पहले से मोशन में है, तो बाहर के बिना फोर्स के भी ये मोशन में बना रह सकता है। जस्ट इनको थिंक करना है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की तरह। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ये कहता है कि कोई बॉडी रुका है तो रुका रहेगा, चल रहा है तो चलता रहेगा जब तक कि बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स उन पे नहीं लगे और वो यूनिफॉर्म मोशन से चलता रहेगा। तो इनमें हमारा टॉपिक लेकिन क्या है, टॉपिक ये तो नहीं है कि सेंटर ऑफ मास को लोकेट करना, टॉपिक है चेंज इन पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालना। सबसे पहला सेंटर ऑफ मास को कहीं पे भी लोकेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का हेल्प लेते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, जेड कोऑर्डिनेट का हेल्प लेते हैं, क्योंकि फिजिक्स में एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट एक हेल्पफुल टूल्स है और उनके एप्लीकेशन से हम लोग मोशन को स्टडी करते हैं, चेंज इन पोजीशन को स्टडी करते हैं। तो यहाँ अगर सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट दिया जा रहा है, XCOM इज इक्वल टू दिया जा रहा है M1 x1 वेक्टर प्लस M2 x2 वेक्टर प्लस M3 x3 वेक्टर बाय होल डिवीजन दिया जा रहा है M1 प्लस M2 प्लस M3 से, और इसी तरह से एंड YCOM सेंटर ऑफ मास का y कोऑर्डिनेट दिया जा रहा है M1 y1 वेक्टर प्लस M2 y2 वेक्टर प्लस M3 y3 वेक्टर प्लस बाय होल डिवीजन। होल डिवीजन में हमने ले लिया है M1 प्लस M2 प्लस M3, यानी ये तीनों हो गया टोटल मास ऑफ द सिस्टम। अगर जेड कोऑर्डिनेट की भी बात आएगी तो इसी तरह से लिख लेंगे, नो प्रॉब्लम। ZCOM में आएगा M1 Z1 वेक्टर प्लस M2 Z2 वेक्टर प्लस M3 Z3 वेक्टर बाय M1 प्लस M2 प्लस M3। ये तो ये तुम ये कहोगे ये तो सर पोजीशन का x कोऑर्डिनेट बताता है, सेंटर ऑफ मास का y कोऑर्डिनेट बताता है, ये z कोऑर्डिनेट बताता है, ये चेंज तो नहीं बताता है। चेंज के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस फार्मूला को चेंज कर देते हैं। बहुत आसान है चेंज करना, बहुत इजी कंसेप्ट है। और चेंज इन पोजीशन निकालने के लिए, जैसे चेंज इन पोजीशन अलोंग x कोऑर्डिनेट, तो उनके लिए क्या फार्मूला हम लोग यूज करेंगे, चेंज इन पोजीशन अलोंग x कोऑर्डिनेट, तो उनके लिए हम लोग क्या फार्मूला यूज करेंगे, यहाँ ये इनको पढ़ते हैं डेल्टा। डेल्टा XCOM रिप्रेजेंट करेगा M1
डेल्टा x1 वेक्टर प्लस m2 डेल्टा x2 वेक्टर प्लस m3 डेल्टा x3 वेक्टर। और अगर सिस्टम में 3 मास के जगह अगर 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, तो उनके अकॉर्डिंग हम इनमें नंबर ऑफ टर्म्स को इंक्रीज कर सकते हैं। और बाय देन होल डिवीजन m1 प्लस m2 प्लस m3 ये है। इसी तरह से एंड चेंज इन पोजीशन along y कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ मास की बात कर रहा हूं मैं, y कोऑर्डिनेट्स। तो हम लोग लिखेंगे डेल्टा y COM विल बी इक्वल टू m1 डेल्टा y1 वेक्टर प्लस m2 डेल्टा y2 वेक्टर प्लस m3 डेल्टा y3 वेक्टर। इस तरह से ये आएगा डेल्टा y3 वेक्टर एंड होल डिवीजन m1 प्लस m2 प्लस m3 आएगा। सबसे पहला ये सवाल है कि ये फार्मूला लिख लेने से हम लोग कोई बहुत बड़ा इसमें अचीवमेंट्स नहीं कर लेंगे। फार्मूला लिखना, डेल्टा इनमें एस्टेब्लिश कर दिया और डेल्टा के हेल्प से फार्मूला लिख लिया, तो ये कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट्स नहीं हो गया। चैप्टर सीखने के लिए इनमें क्वेश्चंस करना पड़ेगा और क्वेश्चंस हम इनमें हेल्प लेंगे SC वर्मा बुक का। SC वर्मा बुक के कुछ क्वेश्चंस के हेल्प से तुमको ये क्लियर करेंगे कि जो इनको हम कैसे बहुत इजी वे में समझ सकते हैं। तो चलिए इनमें मान लेते हैं कि चेंज इन पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जैसे का निकालने के लिए ये इनसे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चंस हो सकता है। इसमें हम लोग इलस्ट्रेशन नंबर 1 ले रहे हैं, पहला एग्जाम्पल ले रहे हैं इलस्ट्रेशन 1। इनमें हम लोग एलोंग y एक्सिस 2 मासेस लिए, जैसे m1 है 4 kg और यहाँ m2 है 2 kg। और इन दोनों का सेंटर ऑफ मास जहाँ भी है यहाँ है। ये y कोऑर्डिनेट y एक्सिस पे होने के कारण इनको y कोऑर्डिनेट y COM लिख दिया है। अब मान लीजिए कि क्वेश्चन ये कह रहा है कि इन दिस सिस्टम इफ मास m1 इज रेज्ड, ऊपर उठाया जाता है बाय 2 सेंटीमीटर इन दिस सिस्टम ऑफ 2 masses, if m1 is raised by 2 सेंटीमीटर से ऊपर उठाया जाता है, देन COM is raised by 1 cm। तो फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ m2 ये कहा। इसमें जस्ट ये बात को समझने के लिए कि चेंज इन पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास के फार्मूला को कैसे हम लोग हैंडल करेंगे, कैसे अप्लाई करेंगे, उनको समझने के लिए ये इलस्ट्रेशन लिया है। हमने पहले भी कहा है सेंटर ऑफ मास का जो y कोऑर्डिनेट है वो अपने जगह पे बना रहेगा जब तक कि इन पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा। अगर एक्सटर्नल फोर्स लगेगा तभी इनमें मोशन आएगी। चलिए हम उन पे नहीं जा रहे हैं, सिंपल सा ये क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग हम सोच रहे हैं कि इनका y COM। पहली बात तो
इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम फार्मूला लिख लेते हैं। यहाँ है सिंस डेल्टा वाई सी ओ एम वेक्टर इक्वल टू होगा m1 डेल्टा y1 वेक्टर प्लस होगा m2 डेल्टा y2 वेक्टर बाई होगा m1 प्लस m2। हमारा क्वेश्चन ये कह रहा है कि y COM सेंटर ऑफ मास 1 मीटर से रेज्ड हो गया, 1 सेंटीमीटर से, सॉरी 1 सेंटीमीटर से रेज होने का मतलब ये 1 सेंटीमीटर एंड जे कैप लेने से आई कैप जे कैप के कैप यूनिट वेक्टर पढ़ते ही हैं। इनका हेल्प, इनका यूज करने के लिए, इनको ऐसा नहीं है कि इनको डिस्कार्ड करिएगा, तो आपको ये भी एक टूल्स है, इनको अगर यूज नहीं करिएगा तो आपको ही प्रॉब्लम होगी, अगर यूज करिएगा तो आपको ही सुविधा होगी, सिंपल सी बात है। तो यूज करिए। वाई कोऑर्डिनेट की तरफ है तो जे कैप लिया और इक्वल टू m1 है, m1 मास है, देखिए नीचे 4 kg है और 4 kg को कितना शिफ्ट किया गया है तो 2 cm से, तो इनमें हम लोग 2 cm एंड जे कैप ले लिए और m2 है 2 kg और m2 को कितना शिफ्ट किया गया, शिफ्ट मतलब डिस्प्लेसमेंट वो निकालना है, तो इनको एज इट इज छोड़ दिए। m1 है 4 kg, ये 4 kg लिया, ये 2 kg लिया। अब इनका कैलकुलेशन के हेल्प से हम लोग ये जान जाएंगे कि ये किधर शिफ्ट किया गया। इनको आप वीडियो को पॉज करके ये क्वेश्चन या इलस्ट्रेशन को लिख लीजिए। 1 मिनट के लिए मैं ब्रेक भी दे रहा हूँ। तो चलिए फिर अब इनके हेल्प से हम लोग कैसे सॉल्यूशन करेंगे। नीचे देखिए ये 4 to 6 kg हुआ, जिनको लेफ्ट में ले आए तो 6 kg 1 सेंटीमीटर इंटू जे कैप रह गया। राइट साइड में 4 kg इंटू 2 सेंटीमीटर जे कैप रह गया और 2 kg एंड डेल्टा y2 वेक्टर रह गया। ये अगर इनसे मल्टीप्लाई कर दें तो ये 6 kg सेंटीमीटर जे कैप हो गया, इनको मल्टीप्लाई कर दें तो ये 8 kg सेंटीमीटर जे कैप हो गया और ये 2 kg और डेल्टा y2 वेक्टर हुआ। ये वाले पार्ट को हम लोग राइट से लेफ्ट में ले आते हैं। ये वाले पार्ट को राइट से लेफ्ट में ले आने पे अगर माइनस करेंगे तो आएगा -2 kg सेंटीमीटर एंड जे कैप इज इक्वल टू 2 kg और डेल्टा y2, जिनमें 2 kg कैंसिल हो गया। देयरफॉर डेल्टा y2 वेक्टर निकल के आ रहा है 1 सेंटीमीटर माइनस जे कैप, ये आंसर आ रहा है। इनका ये मतलब हो गया कि m2 मास इस सेंटर ऑफ मास को 1 सेंटीमीटर ऊपर रेज करने के लिए अगर हमने इनको 2 सेंटीमीटर ऊपर रेज किया है तो m2 मास को डाउन करना होगा। नेगेटिव साइन बता रहा है, कितना से डाउन करना होगा, 1 सेंटीमीटर से डाउन करना होगा। तो चेंज इन पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास का ये एक बेस्ट एग्जांपल था, और भी हम करवाएंगे। हमने पहले ही कहा है कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स का, यानी बाय S.C. वर्मा सर जो लिखा गया है उनके हेल्प से हम इनको एक्सप्लेन करेंगे। अब 1 मिनट का टाइम दे रहे हैं, इनको नोट कर लीजिए आप। कर लिए होंगे।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे है, एक बैलून है मास m का, एक मंकी है m मास का, और उनके बीच में जो रस्सी है लेंथ ऑफ द रॉप l है। ऐसे देखिए क्वेश्चंस में है, एक बैलून है, ये बैलून का मास m है, इनके बीच में एक रस्सी है, इस रस्सी का लेंथ l है, और इनके साथ लटका हुआ है एक मंकी जिनका मास m है। इनको मंकी बोल रहे हैं। ये बैलून है। मंकी बाय नेचर, उनका जो नेचर होता है वो तो कहीं चुपचाप शांत बैठने वाला है नहीं, शांत स्वभाव का होता है नहीं, वो कुछ न कुछ करते ही रहता है। यहाँ दौड़ेगा, वहाँ भागेगा, यहाँ जंप करेगा, वहाँ जंप करेगा। मान लीजिए ये मंकी अगर ये रस्सी छोड़ देगा तो ये इतना समझदार है कि ये गिर जाएगा नीचे, इनको चोट लगेगी, बॉडी में घाव हो जाएगा, तो ये रस्सी छोड़ नहीं रहा है। ये रस्सी पे ये धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगा। ऊपर चढ़ने लगा तो बैलून कितना नीचे आएगा, ये क्वेश्चंस मतलब ये बात पूछा गया है कि इनके ऊपर चढ़ने से बैलून कितना नीचे आएगा। सबसे पहला सा इसमें ये है क्वेश्चन बनाने का टेक्निक कि ये बैलून का मास है, ये मंकी का मास है, ये एक सिस्टम है। ये सिस्टम पर ये सिस्टम बना है दो मासेस से, m से, बैलून से और मंकी से बना है, और ये सिस्टम पे नीचे ग्रेविटी फोर्स लग रहा है। मान लेते हैं इनका सेंटर ऑफ मास यहाँ है, तो यहाँ से ग्रेविटी फोर्स नीचे कितना लग रहा है, m प्लस m इंटू जी, दोनों का सम ग्रेविटी फोर्स। और बैलून के कारण जो बायंसी लग रहा है, बैलून जो एयर को रिप्लेस किया है उनके कारण बायंसी किधर लग रहा है, ऊपर लग रहा है। ये फार्मूला में क्या है, सेंटर ऑफ मास पे बायंसी इक्वल टू है m प्लस m इंटू जी के, दैट इज सेंटर ऑफ मास इज इन रेस्ट, ये रेस्ट में है। अब इनमें ये सोचना है कि ये अगर मंकी L लेंथ से ऊपर जाएगा, पूरा स्ट्रिंग पे चढ़ के ये बैलून के पास पहुंचेगा, तो क्या बैलून यहीं रुका रहेगा या बैलून नीचे आएगा, ये बात क्वेश्चन में है। फिर से मैं बोल रहा हूँ, ये मंकी अगर रस्सी रोप के सहारे ऊपर चढ़ते चढ़ते L सेपरेशन जो ये है, L सेपरेशन को कम कर लेगा, ये बैलून के पास पहुंच जाएगा, तो क्या बैलून यहीं रहेगा या नीचे आएगा। ये बात का डिसीजन हम लोग कैसे लेंगे, जब ये मंकी ऊपर चढ़ने लगेगा तो ये मंकी को ऊपर चढ़ने के लिए फोर्स कौन देगा, ये रस्सी देगा, रस्सी का टेंशन देगा। टेंशन कहाँ से आएगा, रस्सी में आएगा, और रस्सी टेंशन कहाँ से लाएगा, बैलून से लाएगा, क्योंकि बैलून से अटैच है। तो ये मंकी को ऊपर जाने के लिए टेंशन फोर्स चाहिए, करेक्ट। दे कौन रहा है, बैलून। तो यहाँ पे मंकी का ऊपर जाना और बैलून का नीचे आना स्वाभाविक है, क्योंकि दोनों का मूवमेंट हो रहा है। बैलून का फोर्स मंकी पे रस्सी के माध्यम से टेंशन के रूप में, और मंकी का बैलून पे रस्सी के माध्यम से टेंशन के रूप में लग रहा है। मतलब टेंशन रस्सी बैलून पे भी लगा रहा है और मंकी पे भी लगा रहा है, और इन पे कोई दूसरा, ये जो मंकी ऊपर चढ़ेगा तो इनको बाहर से तो कोई धकेल नहीं रहा है, बाहर से तो कोई पुश नहीं कर रहा है। ये रस्सी इनके हाथ में है और रस्सी को ऐसे पुल करते हुए ये ऊपर जा रहा है। तो ये तो रस्सी ने इनको फोर्स दिया। रस्सी कहाँ से फोर्स लिया, बैलून से लिया। इनका मतलब ये बैलून और ये मास के बीच का फोर्स है। और इनमें आपने लिखा है
या हम लोगों ने लिखा है m प्लस m, इनका मतलब हो गया कि m और m मिलके एक सिस्टम बना रहा है। और सिस्टम के अंदर का जब फोर्स होता है, यानी एक मास दूसरे पे लगाता है, दूसरा मास पहले पे लगाता है, उनको हम लोग बोलते हैं इंटरनल फोर्स। ये एक्सटर्नल नहीं हुआ। एक्सटर्नल कहने का मतलब हो गया कि ये बाउंड्री, अगर इनको हम ऐसे बाउंड्री लाइन से ऐसे खींच दें, ये बाउंड्री के बाहर से अगर फोर्स इन पे लगने लगेगा तभी एक्सटर्नल हुआ। ये बाउंड्री के बाहर से फोर्स नहीं आ रहा है, ये फोर्स इंटरनल है। तो इनमें ये कहेंगे बैलून का ऊपर क्लाइंब करना, क्लाइंबिंग, ये मंकी का ऊपर क्लाइंब करना डिपेंड करता है इंटरनल फोर्स पे, नॉट ऑन द एक्सटर्नल फोर्स। तो हियर मंकी climbs up the rope by L under the internal force between monkey एंड बैलून, जो कि टेंशन के फॉर्म में है, ये हमने बता दिया है। अब बाहर से जब फोर्स नहीं लग रहा है तो इनमें ये देखना है कि ये वाई एक्सिस पे मोशन हो रहा है। तो हियर ऑन COM ड्यू टू बी नो एक्सटर्नल फोर्स डेल्टा वाई COM, सेंटर ऑफ मास का वाई कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होगा, जहां है वहीं रहेगा। डेल्टा वाई COM वहीं रहेगा। इनको नोट कर लें, मैं 1 मिनट के लिए रुक रहा हूं। अब इनमें डेल्टा वाई COM सिंस डेल्टा वाई COM विल बी इक्वल टू M1 डेल्टा y1 वेक्टर प्लस M2 डेल्टा y2 वेक्टर बाय होल डिवीजन M1 प्लस M2 हो गया। डेल्टा वाई COM 0 है। M1 बैलून का लेते हैं। बैलून का डिस्प्लेसमेंट आपको निकालना है, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो जो डेल्टा y1 है। मंकी का M ले लेते हैं, और मंकी का ये जो डेल्टा y2 डिस्प्लेसमेंट है, इसको ऐसे बाइफरकेट करते हैं। डिस्प्लेसमेंट ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू बैलून प्लस डिस्प्लेसमेंट ऑफ बैलून विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। इनको हम लोग चेन रूल बोलते हैं। चेन रूल बोलते हैं मतलब ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ये जो बैलून कितना नीचे आएगा, इनको मंकी नहीं फील कर पाएगा कि बैलून नीचे आ रहा है। मंकी को चढ़ने के दौरान ऐसा कभी फील नहीं होगा कि ये बैलून नीचे आ रहा है। ये बैलून का नीचे आना या बैलून नीचे आ रहा है, इनको कौन देख पाएगा? जो ऑब्जर्वर ग्राउंड पे है। और ऑब्जर्वर जो ग्राउंड पे है, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट निकल के आएगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बैलून
वो आएगा विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो यूनिट एंड डायमेंशन में एक कंसेप्ट भी तुम लोग पढ़े, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या बताता है कि किसी इक्वेशन में सारे टर्म्स का यूनिट्स, डायमेंशंस, रेफरेंस, नेचर एक जैसा होना चाहिए, उसी को होमोजेनिटी बोलते हैं। अगर आप यहाँ बैलून का डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड निकाल रहे हैं तो यहाँ आपको डेल्टा y2 डिस्प्लेसमेंट ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, ये याद रहे। ये डेल्टा y2 डिस्प्लेसमेंट ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, लेकिन मंकी ये L सेपरेशन कवर करता है, वो किसके रेस्पेक्ट में? बैलून के रेस्पेक्ट में, क्योंकि ये रस्सी ग्राउंड से थोड़े बंधा है, बैलून से बंधा है। तो हमने यहाँ लिखा है डिस्प्लेसमेंट ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू बैलून, फिर डिस्प्लेसमेंट ऑफ बैलून विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। इन दोनों को वेक्टर से अगर एडिशन करेंगे तो वेक्टर एडिशन से तुम समझ सकते हो, ये वेक्टर एडिशन दे रहा है डिस्प्लेसमेंट ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, दोनों मिलके। तो इनमें क्या करेंगे, अब ये जीरो ले लिया, ये m डेल्टा y1 वेक्टर और m डिस्प्लेसमेंट ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू बैलून है L जे कैप, अपवर्ड डायरेक्शन में है इसलिए, और डिस्प्लेसमेंट ऑफ बैलून विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड को तो पहले से हम लोगों ने मान रखा है डेल्टा y1 वेक्टर, पहले से मान रखा है। तो ये जीरो इक्वल टू होगा, यहाँ से दोनों जगह से देखो, अगर डेल्टा y1 वेक्टर हमने कॉमन ले लिया तो ये m प्लस m और प्लस एम एल जे कैप रह जाएगा। हम लोगों को डेल्टा y1 वेक्टर फाइंड आउट करना है, करेक्ट। तो इनके लिए क्या हम लोग ऐसे सॉल्यूशन में जा सकते हैं, माइनस एम एल जे कैप बाय m प्लस m, ये आंसर आएगा। बैलून इतने फैक्टर के डिस्टेंस से नीचे आएगा। तो ये क्वेश्चन से तुमको एक अच्छा फील आया होगा, समझ गए होगे कि हम ये इस तरह के क्वेश्चंस को कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूँ, बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, तो इनको नोट कर लीजिए। एक और क्वेश्चन है, इसमें है ये एस.सी. वर्मा बुक का पेज नंबर 161 का क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है, ए मैन ऑफ मास m हैविंग ए बैग ऑफ मास m स्लिप्स। पहले यहाँ देखिए, इस तरह से ऐसे डायग्राम बनाया है, ऐसे डायग्राम बनाया है। ये h हाइट है, इनको मैन मान लेते हैं। इनके हाथ में एक छोटा सा बैग है, मैन का मास m है, बैग का मास m है। और ये कह रहा है कि मैन ऑफ मास m, मैन का मास m है, बैग का मास स्मॉल m है,
स्लिप्स फ्रॉम द रूफ ऑफ ए टॉल बिल्डिंग ऑफ हाइट एज। एक लंबा सा बिल्डिंग है, उसके छत से ये स्लिप कर गया। अब क्या होगा, ये तो स्लिप कर गया और जैसे नीचे देख रहा है तो बिल्डिंग के बगल में ये ग्राउंड जो है सीमेंटेड फ्लोर है, एकदम प्रीटी हार्ड ग्राउंड है। अब तो उन पे गिरेगा तो उनकी डेथ हो जाएगी। तो व्हेन स्टार्ट्स फॉलिंग वर्टिकली व्हेन एट ए हाइट एज फ्रॉम द ग्राउंड, जब ये आदमी फिसलता हुआ आदमी स्मॉल एच हाइट पे है ग्राउंड से, तब उनको ये नोटिस हुआ, ये समझ में आई। बिलो ही नोटिसेस दैट ग्राउंड बिलो हिम इज प्रीटी हार्ड। ये नीचे ग्राउंड जो है काफ़ी हार्ड है, मतलब सीमेंटेड है, उन पे गिरेंगे तो मर जाएंगे। तो उन्होंने अब क्या किया, ये बात को सोच के, बट देयर इज ए पॉन्ड एट ए हॉरिजेंटल डिस्टेंस एक्स फ्रॉम द लाइन ऑफ फॉल। लाइन ऑफ फॉल ये है, लाइन ऑफ फॉल से एक्स डिस्टेंस पर यहाँ जाके यहाँ पॉन्ड है। पॉन्ड मतलब वाटर है इधर। अब अगर मान लीजिए ये गिरता हुआ आदमी अगर वाटर में जाके गिरे तो उनको कुछ भी नहीं होगा, अगर ग्राउंड पे जाके गिरेगा तो बहुत कुछ होगा। तो ये क्या करेगा, वही दिखा रहा हूँ। इनमें वो क्या करता है, इन ऑर्डर टू सेव हिमसेल्फ he throws the bag horizontally with respect to himself in direction opposite to the pond। सॉरी, यहाँ पे एक चीज़, ये बैग आप इधर रखिए, इधर ये बैग को ये इधर फेंक देता है, इधर फेंक देता है। इसमें एक बात ये सोचना है, ये गिर जरूर रहा है लेकिन जब इधर फेंका तो इधर फेंकने में इस बैग पे फोर्स कौन लगाया, ये आदमी ने लगाया। तो ये हुआ एक्शन और इनके कारण ये इन पे लगेगा रिएक्शन। न्यूटन्स थर्ड लॉ तो मालूम ही है, एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड अपोजिट टू ईच अदर, करेक्ट। तो एक्शन के कारण ये मान लो बैग यहाँ आके गिर गया, बैग ग्राउंड पे भी गिरेगा, किसी भी तरह से गिरेगा, बैग फट भी जाएगा तो बैग से क्या मतलब है। लेकिन ये आदमी सक्सेसफुली इस तरह से ऐसे हॉरिजेंटल प्रोजेक्टाइल बन के ये पॉन्ड में गिर गया तो ये तो बच गया बैग फेंकने से। ठीक से यहाँ समझना है, ये बैग को हॉरिजेंटल जो थ्रो किया तो हॉरिजेंटल थ्रो करने में हाथ से फोर्स पर्सन ने लगाया, एक्शन, तो बैग इनको लगाएगा रिएक्शन। ये रिएक्शन इनको हॉरिजेंटल वेलोसिटी देगा और वर्टिकल वेलोसिटी तो mg दे रहा है, ग्रेविटी दे रहा है, अर्थ दे रहा है। कैलकुलेट द मिनिमम हॉरिजेंटल वेलोसिटी इम्पार्टेड टू द बैग सो दैट मैन लैंड्स इन वाटर। तो इसको देखो, इस क्वेश्चन को कितना आसानी से बनाया जा सकता है कि इनको कितना ये वेलोसिटी दिया है। मान लेते हैं इनको v1 वेलोसिटी दिया है, इधर ये v2 लिया है। सबसे पहला आप ये देखिए, सेंटर ऑफ मास में क्या है कि इन हॉरिजेंटल डायरेक्शन एक्शन रिएक्शन फोर्स दोनों मिलके क्या हो जाएगा, जीरो। जब जीरो हो जाएगा तो इन हॉरिजेंटल डायरेक्शन में पहले जब ये पर्सन के साथ बैग था तो पर्सन और बैग हॉरिजेंटल डायरेक्शन में राइट और लेफ्ट मूव कर रहा था क्या, नहीं कर रहा था। इनका मतलब हॉरिजेंटल डायरेक्शन में इनको कोई वेलोसिटी नहीं था तो बाहर से कोई फोर्स भी नहीं लग रही थी। ये जो फोर्स इन्होंने लगाया है ये इन दोनों का अपना फोर्स है, इंटरनल। इसलिए इन हॉरिजेंटल डायरेक्शन वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास होगा जीरो हॉरिजेंटल डायरेक्शन में, करेक्ट। और बैक का मास सेम है, v1 वेलोसिटी है, और पर्सन का मास सेम है, v2 वेलोसिटी है, क्योंकि vCOM जैसे xCOM लिखते हैं, xCOM में लिखते हैं mx1 mx2
बाय m1 प्लस m2, जस्ट उसी पैटर्न पे लिख रहे हैं, इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा ये हमारा क्वेश्चंस का अटैम्प्ट जो हो गया वो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास में शिफ्ट कर गया। खैर कोई बात नहीं, आप समझ लोगे, इतना इंटेलिजेंट आप लोग हो, हमको इतना बिलीव है आप पे, ट्रस्ट है। ये m प्लस m बराबर ये 0 हो गया, तो इनसे m v1 वेक्टर प्लस m2 v2 वेक्टर बराबर 0 आएगा, क्योंकि ये डिनोमिनेटर पार्ट इधर चला गया। इनमें पूछा क्या था, कितना वेलोसिटी से बैग को फेंका गया है, ये आपसे पूछा गया है कि कैलकुलेट द मिनिमम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इम्पार्टेड टू द बैग सो दैट मैन लैंड्स इन वाटर सक्सेसफुल्ली। मिनिमम, कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा जितना देना चाहे, मिनिमम कम से कम। तो हम लोग क्या करते हैं, इनसे v2 निकालते हैं। v2 निकल के क्या ऐसा आएगा, m v1 वेक्टर बाय m, ऐसे निकल के आएगा। या अगर वेक्टर फॉर्म में इनको लिखना चाहते हैं तो v2 i कैप इक्वल टू m v1 माइनस i कैप बाय m निकला। अब थोड़ा चलें आप हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में चलें। सबसे पहला ये है, ये आदमी जब यहाँ से गिर रहा था, करेक्ट, तो गिरने के टाइम में वर्टिकल डायरेक्शन में इनका वेलोसिटी कितना था, 0। ये कितना हाइट से नीचे गिर चुका है, इतने हाइट से नीचे गिर चुका है, h माइनस h हाइट से नीचे गिर चुका है। ये हम इनमें करना क्या चाह रहे हैं, यहाँ से इधर के डायरेक्शन में हम लेते हैं x एक्सिस एंड वर्टिकल डायरेक्शन में ये लेते हैं y एक्सिस। हम पता क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक गिरने में इनको कितना टाइम लगा, ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक गिरने में इनको कितना टाइम लगा, वो टाइम को अगर यहाँ से यहाँ तक गिरने में इनको टाइम लगा है स्मॉल t, वो टाइम को अगर हम v2 से मल्टीप्लाई कर दें तो x निकल जाएगा। तो इफ t बी द, मान लेते हैं टाइम ऑफ फॉल है ऑफ द पर्सन फ्रॉम h टू द पॉन्ड, देन x इक्वल टू v2 इंटू टी होगा। ये अब ये तुम पूछोगे सर ये t निकलेगा कैसे, वो हम आंसर दे रहे हैं, पॉज करके लिख लीजिए, या 1 मिनट का हम दे रहे हैं ब्रेक। तो इनमें v2 के जगह ये x इक्वल टू v2 की जगह लिखा जा सकता है न्यूमेरिकली m v1 बाय m इंटू टी, जैसे पहले लिखे थे आप पहले वाला सॉल्यूशन में देखिएगा। हाँ, अब आपका क्वेश्चन होगा t कितना लगा ये तो बताइए सर। ऐसे करते हैं हम लोग, यहाँ से यहाँ तक गिरने का कितना टाइम होगा वो लेते हैं कैपिटल T। मान लेते हैं ये कैपिटल H डिस्टेंस नीचे आने में S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर फार्मूला से अगर S लेते हैं H, यहाँ से यहाँ तक गिरने का इनका टाइम है, मान लेते हैं ये तो 0 है, ये T है, ये प्लस हाफ जी टी स्क्वायर है, तो ये पार्ट 0 हो गया। यहाँ से h इज इक्वल टू आया
g/2 इंटू टी स्क्वायर, यानी टी स्क्वायर इक्वल टू होगा 2h/g, यानी t इक्वल टू हुआ √2h/g, इतना आया। अब दूसरा क्या करते हैं, हमको जानना क्या है, यहाँ से यहाँ तक का टाइम जानना है। ऐसा नहीं कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक गिरने के टाइम में से यहाँ से यहाँ तक गिरने के टाइम को घटा देते हैं तो ये टाइम निकल जाएगा। फिर से मैं बोल रहा हूँ, अगर समझने में दिक्कत है तो यहाँ से यहाँ तक आने का टाइम हमें चाहिए। ये निकालने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से यहाँ तक गिरने के टाइम में से यहाँ से यहाँ तक गिरने के टाइम को हटा देते हैं तो ये टाइम तो निकल जाएगा। वेरी गुड, निकलेगा। तो इसमें फिर दूसरा बार सेकेंड टाइम, फिर इस फार्मूला से हम कितना हाइट नीचे आए हैं, देखिए उनमें h माइनस एच हाइट नीचे आए हैं, ये s में पुट कर रहे हैं। u कितना है, 0 है। t कितना है, ये t1 कर लेते हैं, t1 मान लेते हैं, t1 टाइम में ऐसा गिरा है, हाफ a t1 स्क्वायर। फिर से ये 0 हो गया, ये आ रहा है ट्वाइस h माइनस एच बाय a की जगह ये g लेंगे, सॉरी, बाय g एन t1 स्क्वायर। सो t1 निकल के आया √2h माइनस एच बाय g। अब क्या हम वो टाइम t नहीं निकाल सकते हैं इनके हेल्प से? बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो t टाइम इक्वल टू होगा, देयरफॉर t टाइम t इक्वल टू होगा कैपिटल T माइनस स्मॉल t1। कैपिटल T है √2h/g माइनस √2h माइनस h/g, ये आया। ये वाले टाइम को आपको ये वाले फार्मूला में भर देना है v1 निकालने के लिए। थोड़ा वीडियो को पॉज करके आप लिख लीजिए, तब मैं कर देता हूँ इनको। अब ये वाला टाइम को अगर हम यहाँ पुट कर देते हैं, x इक्वल टू m/m इंटू v1, और ये टाइम ये वाला √2h/g माइनस √2h माइनस h/g। तो थोड़ा इनको सॉल्व करते हैं। m/m v1, ये √g, यहाँ होगा √2h माइनस √2h माइनस h। v1 निकल के आ रहा है mx, यहाँ से √g बाय m, v1 निकल के आ रहा है √2h माइनस √2h माइनस h। एक्सप्रेशनल आंसर होगा। एक्सप्रेशनल करने का मतलब एक्सप्रेशन में भी यही आंसर आएगा। वही आंसर है भी। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। आज मैंने चेंज ऑफ लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास पढ़ाया। तो नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम हाजिर होंगे
वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास के साथ और काफ़ी अच्छी अच्छी क्वेश्चंस के साथ। सो हमारे साथ कंटिन्यू कीजिए, बने रहिए। न्यू व्यूवर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।